Hello, welcome to Vidyasar classes, class 10 physics, lecture 8 light. Lecture 8 light. Today's topic is prism, dispersion of light, critical angle, total internal reflection and atmospheric reflection. आज हम इन टॉपिकों पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। होता क्या है प्रिज्म? देखिए, जो प्रिज्म होता है वो क्या होता है? ट्रायंगुलर ब्लॉक होता है। क्या होता है? ट्रायंगुलर ब्लॉक, जिसके अंदर में हम जो बात करेंगे इसमें दो तीन चीज़ें होती है। एक रेस जो जाती है, डायरेक्ट डायग्राम की बात करेंगे, ये एयर है और ये ग्लास है। तो एयर टू ग्लास अगर जाएगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन क्या होगा? पहले यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं, है ना? तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर यहाँ पे ये एक और यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, क्योंकि लाइट कहाँ जाएगी? यहाँ पे जो लाइट जा रही है वो लाइट जा रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो तीन चीज़ें हैं। ये जो रेज गई, ये कहाँ से गई? रेयर टू डेंजर। इस रेज को कौन सा रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। यहाँ लिखता हूँ इंसिडेंट रे। और ये जो रे है, ये रे हो गई रिफ्रैक्टेड रे। और उसके बाद जो इधर की तरफ रे आई, इट इज कॉल्ड इमरजेंट रे। ये तीन रे तो बारे में आप रिफ्रैक्शन से जानते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज क्या होता है? ये एंगल आई है, क्योंकि नॉर्मल के साथ जो एंगल रहेगी ये एंगल I1। ठीक है। और ये एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल R1, है ना? और ये एंगल जो इधर की तरफ आई है, ये इमरजेंट एंगल। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक एंगल और बनता है इसमें। अगर ये इंसिडेंट रे अगर सीधा जाती, इसको बैक साइड में क्या कीजिए? एक्सटेंड कीजिए। और इस इमरजेंट रे को भी एक्सटेंड कीजिए। ये दोनों रे जिस पॉइंट पे मीट करेगी उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, और इट इज डिनोटेड एज डेल्टा। अब हमें इसको नेमिंग कर देंगे। मान लिया जाए कि ABC एक क्या था? प्रिज्म। यहाँ से एक रेज गई OD, है ना? रिफ्रैक्ट होके आई, इस पॉइंट को हमने मान लिया E, और इसको मान लिया F, है ना? ये दोनों पॉइंट जहाँ कट हुई उसको मान लिया हमने G। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल करवाता हूँ। पहले ये एंगल, सबसे पहले देखिए नेमिंग यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। एंगल A क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, बिल्कुल ध्यान से देखना है, कुछ इसमें नहीं है डायग्राम में, बड़ा इजी वे में बनाया है मैंने। एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये एंगल B और एंगल C, एंगल B एंड एंगल C क्या कहलाएगा? बेस एंगल ऑफ प्रिज्म। बेस एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल OD मान लीजिए कि ये है MN, और ये जो नॉर्मल है इसका नाम हमने रख दिया PQ। ODM, दिस एंगल ODM इक्वल टू क्या कहलाएगा?
एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे आइए, एंगल, इस पॉइंट को लिखेंगे एन डी ई, एंगल एन डी ई इक्वल टू कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको समझना होगा, बिल्कुल छोटा सा चीज़ है। और एंगल एफ ई पी, एंगल एफ ई पी, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, है ना। और ये R1 है, तो यहाँ पे इसको लिख देते, ये R2 होगा, है ना। इसको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जो मेन है एंगल एफ, ये पॉइंट हमने जी लिया है, एफ जी, और ये एक्सटेंडेड लाइन है, मान लिया जाए कि ये चला गया एल तक, ये एक्सटेंडेड लाइन है ना। ये दोनों कट हुआ जी पे, तो एफ जी एल, एंगल एफ जी एल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन। और इसको किससे लिखते हैं, इट इज रिटन एज डेल्टा, डेल्टास, क्लियर। और ये तो आपको पता ही है, ओ डी, ओ डी क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ई एफ इमरजेंट रे, ये चीज़ है एंगल ए, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये था पूरा प्रिज्म का डायग्राम। और क्या क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है, 3-4 चीज़ें इसमें सिर्फ याद रखनी है आपको। क्या क्या याद रखनी है, एंगल ए, एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, and the angle between normal and emergent ray is called angle of emergent। यहाँ कंडीशन ये होता है कि एंगल आई जो होता है हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल ई के, ठीक है। इसका एक खासियत क्या है उसको आपको याद रखना है, इसलिए लिया कि अगर हम इधर से करेंगे तो ये चीज़ बनेगी और इधर से करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। ये रिवर्सिबल है, ये क्या कहे, रिवर्सिबल। ये कौन सा प्रॉपर्टी दिखाता है, रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है लेंस, प्रॉपर्टी शोन बाय लेंस। शोन बाय प्रिज्म, ठीक है। ये था इसका डायग्राम, ठीक है। अब एक्चुअल जो लेंथ होता है, एक्चुअल जो लेंथ होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर, 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर, है ना। ये 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर होता है लेंस, ठीक है। क्या होता है, 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना होता है। ये हॉलो नहीं होता, याद रखना, हॉलो नहीं होता। ये नहीं कि तीनों तरफ जोड़ दो, हॉलो कभी नहीं होता है, नॉट। ये क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड ग्लास प्रिज्म, ठीक है। इसीलिए सॉलिड ग्लास प्रिज्म होने के बाद ये क्या करता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन करता है।
और डेंस होता है इसलिए ये हाई रिफ्रैक्शन भी करता है। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना, इससे होकर जब भी वाइट लाइट पास करेगी, वाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म, देन तब क्या होगा, इट प्रिज्म, देन क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंट इनटू 7 कलर। कितने कलर? 7 कलर। और इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इट्स कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वाइट लाइट को स्प्लिट होता है जब 7 कलर में, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम इसके बारे में अभी आपको डिटेल कराएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको कर देता हूँ। जब आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लेना है, जिसको लिखना है लिख लो, है ना। अब हम आपको इसी का वाइट कलर लाइट का फिनोमेनन करवाएंगे। इसमें क्या है, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कैसे होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ये देखो, जैसे ये प्रिज्म है, सिंपल है, लेट कीजिए ABC एक प्रिज्म है ना। तो इसके अंदर में क्या होगा, जब हम वाइट कलर ऑफ लाइट को क्या लेंगे, इधर से लेंगे, तो इसमें डायरेक्ट भी होता है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल लेने की। ये जब बैंड होगा तो ये 7 कलर में होता है, डिफरेंट एंगल में। ये बल्क ऑफ बीम ऑफ लाइट जाती है ना यहाँ पे, ये क्या जाती है, बीम ऑफ लाइट। जब वाइट कलर की यहाँ बीम ऑफ लाइट गई तो ये स्प्लिट इनटू 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए, ये कहाँ से आई, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर आई। तो यहाँ पे क्या हुआ, टुवर्ड्स द बेस ये बैंड हुई। अब यहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर टू अब किस में जाएगी, रेयरर। तो रेयरर जाएगी तो क्या होगा, डिफरेंट एंगल पे जाएगा। यहाँ मैं एक स्पेक्ट्रम भी लगा देता हूँ, है ना, ये क्या लगा देता हूँ, स्पेक्ट्रम। अभी मैं बताऊंगा ये क्या है। अब जब ये लाइट गई तो अलग अलग एंगल से बैंड होगी ना, ये हो गई सब 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा आगे ले लिया, इसको थोड़ा मैं क्लोज स्पेक्ट्रम लूँगा। ठीक है, जब हम इसको इस पर उतारेंगे तो ये डिफरेंट लाइट इस पर। अब फिर ये किस पर आया, डेंसर टू रेयर, और फिर इस पर चलेगा डेंसर पे, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। नहीं, 3 5 6 7। ये है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। किसका है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसके अंदर होता क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वाइट कलर ऑफ लाइट, वाइट कलर ऑफ लाइट क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है 7 कलर में, स्प्लिटेड इनटू 7 कलर। तो कौन कौन सा होता है जी, ये वाला है, पहला वाला है रेड, विबग्योर का नाम सुना आपने, VIBGYOR, ये विबग्योर बनता है। ये क्या बनता है, विबग्योर। इसमें 2-3 चीज़ें देखना होगा आपको। जो रेड लाइट होता है, रेड लाइट, इसका जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है,
बिग होता है, सबसे बड़ा होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। तो इसकी स्पीड क्या होती है, कलर में स्पीड मैक्सिमम होती है, ठीक है, मैक्सिमम होता है। तो जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ये लीस्ट डेविएट करती है। ये क्या करती है, लीस्ट डेविएट। कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो v इक्वल टू एफ लेंडा, जो पिछले सारे लेक्चर्स में हम पूरे करा चुके हैं, कि जो ये लाइट होती है। अच्छा, इसका ये डायरेक्शन देना मत भूलना। ये सब ऐसे ही है, इसको आप केवल ऐसे समझ लो। तो लीस्ट डेविएट होती है। और जो सबसे नीचे है वायलेट, ये जो लाइट होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टेस्ट होती है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टेस्ट। तो सबसे छोटी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होने के कारण इसका जो स्पीड होता है, वायलेट लाइट की स्पीड, वो लीस्ट होती है, सबसे कम होती है। मिनिमम लिख देता हूँ इसको, लिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम। तो मिनिमम स्पीड होती है, इसलिए क्या करती है, मोर डेविएशन, सबसे ज़्यादा ये डेविएट होती है, डेविएशन टेक प्लेस। बिल्कुल क्लियर है। आप सीधी सीधी बात को समझिए कि जिसकी वेवलेंथ या लैम्डा इसको बोलते हैं ना, लैम्डा अगर छोटी होगी तो डेविएशन क्या होगा, मैक्सिमम होगी। डेविएशन क्या होगी, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, एम ए मैक्सिमम मिनिमम। और अगर लैम्डा बड़ी होगी तो डेविएशन छोटी होगी। एक कंडीशन है, इस कंडीशन को याद रखो। वेवलेंथ बड़ी, डेविएशन छोटी, वेवलेंथ छोटी, डेविएशन बड़ी। यानी कि बिग्योर का जो डेविएशन होगा वो सबसे नीचे होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और रेड की डेविएशन जो होगी वो ऊपर होगी। ये 7 कलर में वाइट लाइट स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। अगर फिर यहीं पे, अगर मान लो ये तो हमने स्पेक्ट्रम पे दिखा दिया, अगर ये स्पेक्ट्रम नहीं होता, फिर यहीं पे अगर हम सिमिलर दूसरा प्रिज्म ले लेते इसी लाइट के लिए, तो क्या होता, अगर हम इसको दूसरा प्रिज्म लेते सेम चीज़ में। अब मैं थोड़ा सा विबग्योर को इसमें से हटाता हूँ, केवल विबग्योर हटाऊंगा। अब देखिए इसी फिगर के अंदर में मैं और क्लियर कर देता हूँ। अगर फिर मैंने यहाँ पे एक दूसरा प्रिज्म ले लेता तो क्या होता, मान लो डी, ई और एफ। अब देखो रेयर से फिर यहाँ पे आता डेंशन में आता ना, ये लाइट यहाँ जाएगी, ये इंसिडेंट रे है ना, ये सारी लाइट इस पे अगर आती तो अब क्या होगी, फिर ये रेयर टू डेंसर जाएगी। तो फिर ये क्या होगी, रेयर टू डेंसर जाएगी तो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये लाइट फिर डेविएट होगी सर, समझ रही है। 4 5 6 7 ये डेविएट हुई। और डेविएट होने के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, ये सब एक जगह, मतलब धीरे धीरे बल्क बनना शुरू हो जाएगी। सॉरी। और जब यहाँ से निकलेगी तो ये सिंगल में बन के निकलेगी, जैसे यहाँ गई थी ना वैसे ही ऐसे निकल जाएगी। फिर अगेन ये वाइट लाइट बन जाएगा। अगेन कौन सा बन गया, वाइट लाइट। यानी कि इसका फेनोमेनन रिपीट हो गया। इसको बोले थे ना रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी।
ऑफ लाइट बोलते हैं। प्रिज्म के अंदर में एक बार में 7 कलर में स्प्लिट हो गया, फिर दोबारा इसको अगर असेंबल कर दिए तो ये सारी जो 7 कलर लाइट है फिर ये वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये प्रॉपर्टीज को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बट कंडीशन ये है सबका एंगल सेम होना चाहिए, सेम प्रिज्म जितना सेम है उसमें जाएगा, फिर वो उसी एंगल से क्या होगा, डेविएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रिज्म का डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और जो स्पेक्ट्रम होता है, जो हमने अभी स्पेक्ट्रम बनाया था वो क्या था, जो ये जो 7 कलर में जो लाइट स्प्लिट हुई है उसको ऑब्टेन करते हैं जिस स्क्रीन पे 7 कलर ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, सच स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम है ना, आप देखते होंगे कहीं पार्टी फंक्शन वगैरह में स्पेक्ट्रम लगी होती है सेवरल कलर्स की। ठीक है, और इसके ऊपर जो रेड होती है वो इंफ्रारेड रेस, और इसके नीचे जो रेड होती है वो कौन सा रेज होती है, यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस, है ना। ये दोनों रेस खतरनाक होते हैं, इसके बहुत सारे यूज होते हैं। अब दो चीज़ें इसमें क्लियर हुई कि जो वाइट कलर ऑफ लाइट होता है जिसको सनलाइट बोलते हैं वो मिक्सचर ऑफ 7 कलर होता है जिसको हम विबग्योर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विबग्योर। और एक चीज़ क्लियर होगी कि रेड जो है तो वो क्या होता है, वो सबसे कम डेविएट होता है क्योंकि स्पीड इसकी सबसे ज़्यादा होती है, और वायलेट जो लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होती है और उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। इसकी स्पीड प्रिज्म के अंदर में रेड के कंपेयर में बहुत ही कम होता है। तो एक चीज़ और मैं विबग्योर में क्लियर कर दूं, जो हम विबग्योर कहते हैं, विबग्योर इसकी जो वेवलेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 800 nm टू 400 nm होता है, नैनोमीटर अप्रॉक्स। इसका जो वेवलेंथ की जो साइज होती है वो 800 नैनोमीटर से 400, कई बुक्स में दे देते हैं 360 nm टू 760 nm वेवलेंथ की साइज। वो डिपेंड करता है, देख लेना। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो रेड की सबसे ज़्यादा होगी, वायलेट की सबसे कम है तो वायलेट की सबसे कम होगी। आर्मस्ट्रॉन्ग में नहीं याद करना आप लोग को जो वेवलेंथ याद करना है नैनोमीटर में। कभी अगर पूछता भी है तो नैनोमीटर में ही पूछता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की। अब हम इसमें एक टॉपिक और लेते हैं जिसको हमने स्कैटरिंग। अब देखो होता क्या है कि जो अलग अलग कलर की लाइट होती है जो 7 कलर से मिला हुआ है, ये हर लाइट स्कैटर नहीं करता। जिसकी वेवलेंथ जितनी बड़ी होती है वो लाइट स्कैटर नहीं करता, मतलब छिटकता नहीं है, रेडिएशन नहीं होता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जो ब्लू कलर की लाइट होती है, ब्लू कलर, ये स्कैटर ज़्यादा होती है, स्कैटर मैक्सिमम होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लाइट जो स्प्रेड करती है मैक्सिमम रैंडमली व्हेन अ स्पेसिफिक कलर लाइट, वो क्या होता है, जिसका स्कैटर हो जाता है, एक ही बार में क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड रैंडमली, रैंडम इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब अगर मैं इसमें कंपेयर करूं रेड लाइट और ब्लू लाइट का, तो आप याद रखना
इस दोनों में 10 टाइम्स का ज़्यादा है। रेड लाइट अगर 1 मीटर एक्सपैंड करेगी तो ब्लू लाइट 10 मीटर में रेंडमली एक्सपैंड कर जाएगी, चितर जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये फेनोमेनन आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलेगा। क्या होता है कि जब बहुत सारी जगह पर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जमा होते हैं, डस्टी पार्टिकल्स, उससे होकर कोई अगर बीम ऑफ लाइट को फ्लो कराओ, बीम ऑफ लाइट को, तो क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसा दिखेगा? एक ही जगह दिखेगा कि बहुत सारी लाइट है, उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। होता है ना, ब्लू कलर का दिखता है, व्हाइट कलर और बीम लाइट उसका जो है तो मोस्टली जो होता है ब्लू कलर, क्योंकि रेड का ज़्यादा डेविएशन तो होता नहीं है, तो वो मोस्टली ब्लू कलर का लाइट दिखता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जो ये फेनोमेना होता है उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट्स। कौन सा? टिंडल इफेक्ट्स, याद रहेगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो फेनोमेनन होता है इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट्स। ठीक है, ये था तुम्हारा सारा। इसके अंदर में मैं एक चीज़ और मैं आपको कराना चाहूँगा। अब क्या होता है कि जो डिफरेंट होता है, अब हम एक टॉपिक लेके चलेंगे, अभी लेके चलते हैं। टिंडल इफेक्ट समझ में आ गई? इसको मैं थोड़ा रफ कर दूँ। रफ करने के बाद अब मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक आपके सामने मैं लेके चलता हूँ, है ना। देखिए बच्चे लोग, 2-3 चीज़ें कई बार बच्चे पूछते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न होती है। देखो, जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है वो कब होता है? 2 चीज़ में, या तो लाइट रेयर टू डेंसर जाए या डेंसर टू रेयर जाए। लेकिन डेंसर टू रेयर में तो 3 तरह की बातें होती है। अगर मान लिया जाए, हम यूँ ले लेते हैं, ये मान लो ग्लास है और ये मान लो एयर है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से मैंने इंसिडेंट रे दिया तो ये आएगा, इसका नॉर्मल आएगा ना, तो लाइट क्या जाएगी? अब ये था नॉर्मल। ये होता है ना, इसको हम केस 1 लेते हैं। केस 1 इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ये एंगल आई है, मान लिया जाए कि एंगल आई 30 डिग्री का, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? मे बी 60, है ना, मे बी 60 होगा ना। तो यहाँ पे एंगल आई जो है सो क्या है? छोटा है, लेस देन किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन एक केस ऐसा होता है जब ये फेनोमेना जाती है रेयर टू डेंसर में, जब ये एंगल बढ़ता जाता है, जब ये एंगल हम बढ़ाते जाते हैं, 30 पे ले जाओ, फिर मान लिया जाए कि हमने ले गया, हम ये पूरा ही लाइन बना देते हैं रेयर टू डेंसर। मान लो फिर हमने दूसरा केस लिया, अगर मान लो ये लेके गए, ये ऐसा हो गया कुछ एंगल पे, मान लो हमने इसको ले लिया 35 डिग्री, फिर मेरे को ऐसा हो गया। लेकिन फिर एक कंडीशन ऐसा आता है जिसमें अगर ये लेके चलते हैं तो ये जो रिफ्रैक्शन होता है इस सरफेस पे ही हो जाता है। 3 का केस में, ये 3 केस है। ये चलते चलो, अगर हम एंगल आई को बढ़ाते जाते हैं, इफ एंगल आई इंक्रीज रेगुलरली, समझिए बात को, देन आफ्टर सम फेनोमेनन, कुछ देर के बाद आपको ऐसा लगेगा, मान लिया 30 डिग्री पे 60 बन गया, 32 पर ये बन गया। मान लो एक और स्टेप ले लो, मान लिया जाए कि एक और हमने यहाँ 40 लिया था,
मान लेते 40 पे मान लो यहाँ पे बन गया था हमारा 85। लेकिन एक ऐसा एंगल आता है जहाँ पे ये क्या होता है, इसका जो रिफ्रैक्शन होता है सरफेस में होता है। किस में होता है? ये सरफेस को टच कर जाता है। ये किस में? डेंसर टू रेयर में, डेंसर टू रेयर में ये सरफेस को टच कर जाता है। तो ये जो एंगल होगा जिस पर आफ्टर द रिफ्रैक्शन द रिफ्लेक्टेड रे टच द सरफेस, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का बनाता है? 90 डिग्री का एंगल। तो दीज एंगल आर कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को क्या, देन आई बिकेम, क्या बन जाता है? एंगल सी। ठीक है, तब आई क्या बन जाता है? सी। यानी कि अगर एंगल आई एक ऐसा एंगल अप्रॉक्सीमेटली होता है 42 डिग्री के बाद ऐसा होता है, माना जाता है कई बुक्स में, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, कहीं पे चेंज भी हो जाता है। इफ आई इजकल टू क्या हो जाता है? सी। 42 पे आई इजकल टू सी, यानी कि एंगल आई इतना वैल्यू हो जाता है कि जो रिफ्रैक्शन है, जो एंगल आर है, वो कितने का बन जाता है? 90। तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और इस फिनोमिना को हम ग्रेजिंग एमरजेंट भी बोलते हैं। ये किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, ये किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। पहला पॉइंट पे गया 60 बनाया, दूसरे पे गया 70 बनाया, तीसरे पे गया मान लो 40 डिग्री पे लिया, उतना गया, मान लो 42 पे लिया, तो ये क्या हो गया? सीधा 90 का बना दिया। तो ये 42 डिग्री an angle, that angle which made 90 degree angle after refraction and reflected ray refracted, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्रिटिकल एंगल लोगों को समझ नहीं आती है, बिल्कुल इजी है, बस केवल समझना है। एंड रिफ्लेक्टेड रेज टच, ये देखो ऐसे किया, टच टच द सरफेस, टच द सरफेस, ये टच द सरफेस। कौन सा सरफेस? जहां पे इंसिडेंट रे मीट करता है, उस सरफेस पे टच द सरफेस ऑफ इंसिडेंट point is called its क्या होता है? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। होप पूरा क्लियर हो गया। फिनोमिनन है 3-4 फिनोमिनन, ये किसी जगह आ सकता है, 42 पे भी आ सकता है, 43 भी आ सकता है, 44 पे भी आ सकता है, 45। अब देखो एक और इसके साथ फिनोमिनन होता है। अब क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये एंगल, अगर एंगल आई को फिर बढ़ा दिया जाए और इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा? मान लो चलो ये ले लेते हैं, थोड़ा सा और इधर से लेते हैं, थोड़ा और इसको बढ़ा देते हैं। मान लो 42 की जगह पे हमने कर दिया 46 डिग्री। अब क्या होगा यहाँ पे? अब 46 डिग्री होगा तब रिफ्रैक्शन कहाँ होगा? तब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता, तब ये क्या हो जाता है? इसी बात में वापस हो जाता है। क्या हो जाता है? वापस। और ये 46 डिग्री का ही एंगल बनाता है। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, 42 डिग्री तक क्या हुआ? ये 90 का बनाया, और जैसे ही उससे आगे हुआ तो इसका फेनोमेनन ही चेंज हो गया, यानी कि रिफ्रैक्शन चेंज इनटू रिफ्लेक्शन। किस में चेंज हो गया? ये रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। और इसी फेनोमेनन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन।
देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बातों बातों में ही सारे कुछ समझना है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर आई, यहाँ पे देखो तब 3 केस बने। यदि आई, इस केस में क्या बना, एंगल आई इज लेस देन एंगल सी, केस 1 हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, यहाँ तक हुआ रिफ्रैक्शन। अगर एंगल आई इजकल टू एंगल सी हुआ, केस 2, तो क्या बन गया, क्रिटिकल एंगल। क्या बना ये, एंगल सी क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल बना, क्रिटिकल एंगल। और इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंट। और जैसे ही एंगल आई एंगल सी से बड़ा हुआ, केस 3, व्हेन एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन चेंज होके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ रिफ्रैक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। और ये क्या करेगा, ये शो करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही, यानी कि जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर भी होगा। ये 46 है तो 46 पे ही ये क्या होगा, बैक होगा, एंगल कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर 47 ही होता तो 47, 50 होता तो 50, 60 होता तो 60। तो दैट मीन्स कि अगर क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और अगर क्रिटिकल एंगल जो होगा वो उस पॉइंट से स्टार्ट होता है क्रिटिकल एंगल जहाँ से रिफ्रैक्टेड रे सरफेस को टच कर देता है, यानी कि जहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल बनेगा वहाँ से रिफ्रैक्शन तो होगा लेकिन 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, क्लियर होगा, इसका फिनोमिनन है। इसके कारण आपका रेनबो फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, रेनबो। रेनबो जो नेचुरल फिनोमिनन है जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम चीज़ें होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण में जब रेन की जो ड्रॉप होती है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स जिसको बोलते हैं, ये मान लिया वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, सिंपल वे में समझिए, वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे प्रिज्म का काम करती है। मान लीजिए कि यहाँ से सनरेज है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं समझाऊंगा। अगर मान लो ये वाइट लाइट पड़ी इस पर, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये जो एंगल बनाती है यहाँ पे, वो क्या बनाती है, वो इंसिडेंट एंगल के बड़ा होता है। तो ये क्या होता है, डाइवर्ट होके यहाँ जाती है, 7 कलर में स्प्लिट होगी क्योंकि ये लेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनती है वो इंसिडेंट से ज़्यादा होती है, यानी कि ये बाहर नहीं निकल पाती है, यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन होता है। तो ये इसी पाथ पे क्या होगी, 7 कलर लेके वापसी आएगी, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, यहाँ से ये 7 कलर ऑफ लाइट निकल जाती है। ठीक है, ऊपर होता है रेड और नीचे होता है वायलेट। ठीक है, और इस तरह से रेनबो बनता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण। इसमें ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ आपको समझ में आ गया। क्रिटिकल एंगल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स क्या है, और कैसे कैसे फिनोमेनन बनते हैं। अब जो हम बात करेंगे एक टॉपिक पे, आप लोग जिसको वो करना है, एक याद रखना, डेंसर टू रेयर में ही होता है ये तीनों चीज़ें। अब हम बात करेंगे एक लास्ट टॉपिक हमारा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्यों, ये इसलिए होता है कि देखो जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा, एटमॉस्फेयर के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग डेंसिटी की, जैसे डस्टी पार्टिकल्स हो गया, है ना, मोस्टली डस्टी पार्टिकल्स की बात करते हैं। जो हमारा बहुत सारी चीज़ें होती है, इसकी जो डस्टी पार्टिकल्स होता है इसका डिफरेंट डेंसिटी होता है ना, डिफरेंट डेंसिटी। और जो सनरेज जो आती है हमारा, सनरेज वो तो सीधा ऊपर वैक्यूम से आती है। कहाँ से आती है, वैक्यूम से। तो अगर डेंसिटी चेंज होता है, डिफरेंट डेंसिटी है, सीधा कॉन्सेप्ट को समझो, अगर डेंसिटी चेंज होगा तो रिफ्लेक्शन भी चेंज होगा,
क्योंकि रिफ्रैक्शन तो मीडियम पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है। तो अगर मीडियम वन से वन अगर डेंसिटी चेंज हुआ तो रेयर टू डेंसर, अगर ये हैवी अगर में गया, अगर डेंसिटी बढ़ी तो डेंसर बन गया। इफ डेंसिटी इंक्रीज तो मीडियम क्या हो गया, मीडियम डेंसर। नहीं, अगर ये इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दोनों में डी है। और डेंसिटी अगर क्या होती है, डिक्रीज हुई, अगर कम हो गई डेंसिटी तो मीडियम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मीडियम भी क्या होगा, रेयर होगा। तो ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम देन रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करता है, और इसी रिफ्रैक्शन को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसी रिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ डेंसिटी इन एटमॉस्फेयर के कारण होता है। दैट इज वाई सच टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे सन का ले लो, ये एक्चुअल सन है, ये बीच का हॉरिजन है, यहाँ से अगर तुम देखो तो क्या होगा, सिंपल होगा। एक्चुअल सन का तो रेज ऐसे होना चाहिए, है ना, लेकिन दिखता क्या है, ये दिखता है, ये एक्चुअल पोजीशन है, ये क्या है, एक्चुअल पोजीशन, लेकिन दिखता क्या है, ये है अपेरेंट पोजीशन, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हॉरिजॉन ये है, जब सन यहाँ होता है तो टाइम से दिखता है, तो उधर देखते हो तो इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण नीचे दिखता है। और इस दोनों में टाइम कितने मिनट का लगता है, 2 मिनट का लगता है, 2 मिनट, इसलिए 2 मिनट सनसेट होने के बाद हमें चीज़ दिखती है और 2 मिनट सनराइज होने के बाद दिखती है। टोटल डिफरेंस कितने मिनट का होता है, 2 + 2 4। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँ। इसका इम्पैक्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सब में एटमॉस्फेरिक चेंज, डिफ्रैक्शन चेंज करेगा, वहाँ स्कैटरिंग होगी लाइट की, ब्लू कलर का लाइट ज़्यादा होता है, वो सब मैंने करा रखा है, आप लोग पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो उसको। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का भी सेम काम है, वाई स्काई लाइक ब्लू, सब कुछ मैं करा चुका हूँ। स्काई लाइक ब्लू, चूँकि मैंने बताया कि ब्लू कलर ऑफ लाइट ज़्यादा स्कैटर होता है, स्कैटरिंग होने के बाद टिंडल इफेक्ट, इसलिए कलर ऑफ लाइट क्या होता है, ब्लू दिखता है। सनसेट क्यों राइज दिखता है, वो दिखता है। ये सारी चीज़ें हैं, कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछो, और ये फेनोमेनन सारे थ्योरेटिकल हैं, इसको करो, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।